हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत हिंदी काव्य शास्त्र आलोचना और भाषा एवं व्याकरण पर आधारित जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका, उसके अंतर्गत हमारे सिलेबस के अनुसार लगातार क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पर इससे पहले जो हमारी क्लास थी हिंदी आलोचना के अंतर्गत दोस्तों, इसमें रामचंद्र शुक्ल की क्लास हो चुकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्यान और उस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों, ये हिंदी के आलोचक हैं और नंद दुलारे वाजपेयी। तो आज की क्लास हमारी इन्हीं पर आधारित रहने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और साथ ही जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसमें, उनका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन रहेगा। अगर आप लगातार हमारी क्लासेज में हमको क्वेश्चन आंसरिंग में हेल्प कर रहे हैं तो मोटिवेशन रहेगा। साथ ही आपके लिए हम बहुत बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख आलोचकों में जाने जाते हैं, निबंधकार भी हैं और एक चिंतक के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो इनका जो है आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी साहित्य में जो विशेष योगदान रहा है, एक आलोचक के रूप में रहा है दोस्तों, और निबंधकार के रूप में रहा है, और एक चिंतक के रूप में इनको माना जाता है। क्योंकि आलोचनाएं वही व्यक्ति कर सकता है, किसी भी चीज़ की आलोचक वही बन सकता है जिसमें चिंतन करने की शक्ति हो। और निबंधकार भी वही है दोस्तों, जो पुरानी चीज़ों को याद कर सके, नई चीज़ों को उसमें जोड़ सके, तो वही निबंधकार बन सकता है। तो ये एक प्रमुख आलोचक के तौर पे, निबंधकार के रूप में, एक चिंतक के तौर पे थे। ठीक है, तो ये इनकी क्रिएटिविटी थी, इनके अंदर एक जो है कलात्मक था, जो ये जो है रचनाओं में आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। उन्होंने हिंदी आलोचना को गंभीर बौद्धिकता और दार्शनिक दृष्टि प्रदान किया था। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने जो हिंदी आलोचना के महत्व देते हुए इसमें एक तो बौद्धिकता का प्रयोग किया था और साथ ही इसमें दार्शनिक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया था। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है एक दार्शनिक दृष्टिकोण वाले भी थे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं इनका साहित्यिक व्यक्तित्व क्या रहा है दोस्तों। बात करें अगर इनके साहित्यिक व्यक्तित्व की, तो नंद दुलारे वाजपेयी का जो व्यक्तित्व रहा है दोस्तों, एक तो ये विद्वान थे। ठीक है, बहुत विद्वान और अच्छे विचारक रहे हैं। तीसरा, इन्होंने जो है विश्लेषक के तौर पर कार्य किया है, यानी किसी भी रचना को जो है विश्लेषण किया अच्छे तरीके से और फिर उस पर अपने व्याख्यान दिए हैं, अपनी बातें दी हैं, अपना जो है विश्लेषण दिया है। ठीक है, तो एक अच्छे विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं और साथ ही जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक परफेक्ट आलोचक के रूप में इनको जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य में नंद दुलारे वाजपेयी जो है एक विद्वान के तौर पर भी हैं, साहित्यिक व्यक्तित्व के तौर पर विद्वान हैं, विचारक हैं, विश्लेषक हैं और आलोचक के रूप में ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रतिष्ठित रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी के व्यक्तित्व को लेकर। अब अगर बात करें तो दोस्तों, इनकी जो आलोचनात्मक दृष्टि रही है कि किस प्रकार की आलोचनाओं को इन्होंने महत्व दिया है, तो इनकी जो आलोचना है दोस्तों, केवल ग्रंथों की व्याख्या नहीं की है इन्होंने। ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथ है और उसी की व्याख्या कर दो तो आलोचना नहीं कहलाएगी। आलोचना तो तब कहलाती है दोस्तों जब आप उसमें कोई नई चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, यानी कि अपने विचारों को भी उसमें रख पा रहे हैं, तभी जाके वो आलोचना है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी रचना हुई है और उसमें केवल क्रिटिसाइज रखना क्रिटिसिज्म नहीं कहलाता। जबकि उसके क्रिटिसाइज़ करने के बाद, यानी कि उसकी आलोचना करने के बाद, उसके बाद जो है उसके जो परिणाम हो सकते हैं पॉजिटिव, वो भी अपने प्रस्तुत करने होते हैं, तब वो एक आलोचक कहलाता है। ठीक है, तो ग्रंथों की व्याख्या केवल व्याख्या नहीं की, बल्कि साहित्यिक जीवन और समाज का गहन विवेचन भी इन्होंने इसके अंतर्गत किया है। तो अपनी जो रचनाएं इन्होंने की हैं, जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें इन्होंने क्या किया है, साहित्यिक और जीवन और समाज का गहन विवेचन भी इसके अंतर्गत किया है। वो जो है क्या मानते थे दोस्तों, वो साहित्य को मानव जीवन की अनुभूति का सशक्त माध्यम मानते थे। यानी कि अगर आपको मानव जीवन की अनुभूति करनी है तो आप साहित्यिक अध्ययन करेंगे
तो एटलीस्ट जो है कहीं न कहीं उस समय की परिस्थितियों को आप जो है समझ सकते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है दोस्तों गोदान, ठीक है? गोदान है, गबन है। अगर इनको आप एक स्टोरी के तौर पे दूरदर्शन के चैनल पे आपने देखे होंगे, तो उसको आप रिलेट कर पाते हैं। यानी कि एक पारिवारिक जीवन कैसा रहता है, परिस्थितियाँ क्या रहती हैं और एक विषम परिस्थिति में कैसे संघर्ष होता है, क्या होता है, तो उसको रिलेट करना, ठीक है? मानव जीवन की अनुभूति को प्रस्तुत करना साहित्य के माध्यम से, जिसको लोग पढ़ के जो है उस चीज़ को समझ सकें, उसके भाव को समझ सकें, वही जो है साहित्यकार कहलाता है, ठीक है? जिसके अंदर ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी कहानी को पढ़ लो और उसको जो है उसके जो है कहानी को पढ़ना और उसको समझना, समझने के बाद उसके उस समय की परिस्थिति के अनुसार अपने मनोभाव तक पूरा गहन अध्ययन कर पाना और उसको फिर प्रस्तुत कर पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये साहित्यिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण इसके अंतर्गत इनके अंतर्गत था। तो राम जो ये नंद दुलारे वाजपेयी हैं दोस्तों, इनके अंदर, ठीक है? अब इनकी जो मेन कृतियाँ रही हैं वो क्या-क्या रही हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। मेनली नोट्स दोस्तों आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो इसलिए आप इनको नोट भी करते रहें अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट भी करते रहें और मेन पॉइंट्स ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर टॉपिक नहीं मिलने वाला, ठीक है? बात करते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या-क्या हैं दोस्तों, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, तो इनकी जो प्रमुख कृति है, एक तो है हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। इसके अलावा आधुनिक साहित्य है, साहित्य और जीवन और चिंतन और विवेचन। तो इनका जो है ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका, नंद दुलारे वाजपेयी, आधुनिक साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी की, साहित्य और जीवन, ये भी नंद दुलारे वाजपेयी और साथ ही चिंतन और विवेचन, ये भी जो है नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियों के तौर पे जानी जाती हैं। इन रचनाओं में क्या होता है दोस्तों, इन्होंने साहित्य के उद्देश्य को प्रस्तुत किया है, स्वरूप को भी प्रस्तुत किया है और सामाजिक भूमिका पर विचार किया है। ऐसा नहीं कि सीधे-सीधे प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत साहित्य के उद्देश्यों को भी प्रस्तुत किया गया उन्होंने और साहित्य का जो स्वरूप होता है उसको भी दिखाया है। साथ में जो समाज में जो है हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, उसको भी प्रस्तुत किया है। इसीलिए हिंदी साहित्य जो है समाज में इतना फलीभूत हुआ है और मेन चीज़ ये है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी आलोचना की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। जो इनके आलोचनात्मक हैं, जो इन्होंने आलोचनाएँ की हैं, उसकी जो विशेषताएँ हैं दोस्तों क्या-क्या हैं? एक तो विचार प्रधान आलोचना इन्होंने की है, ठीक है? तो इनकी आलोचनाओं में क्या है, विचारों का मेन रोल है, यानी कि विचार प्रस्तुत किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो विचार प्रधान इनकी आलोचना है। तो दूसरा इन्होंने दार्शनिक चिंतन का भी इसमें पुट रखा है, यानी कि एक एक दार्शनिक फिलोसोफर के तौर पे इन्होंने जो है, इसमें चिंतन प्रस्तुत किया है, ठीक है? तो मेन चीज़ यही है, मैंने आपको बताया था कि जो आलोचना की जाती है वो चिंतन पर आधारित होती है। उसमें ऐसा नहीं कि सीधे-सीधे उसके कमियों को ही बताया जाए, बल्कि आलोचना के साथ-साथ उसकी अच्छाइयों को भी उसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो दार्शनिक चिंतन इन्होंने फिलोसोफर के तौर पर कार्य किया है इसमें। इसके अलावा दोस्तों इसमें भारतीय और पाश्चात्य परंपरा का समन्वय किया है। यानी कि इसके अंतर्गत दोस्तों इन्होंने एक तो भारतीय परंपरा को भी दिखाया है और साथ ही पाश्चात्य परंपरा का भी इन्होंने इसके अंतर्गत समन्वय किया है। भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की परंपराओं को एक साथ कंबाइंड रूप में दिखाया है। ठीक है? तो ये चीज़ मेन है। तो इंडियन और जो है जो पाश्चात्य है परंपराएँ चली आई हैं, उनको भी इन्होंने इसमें इम्पोर्टेंस दे रखी है। इसके अलावा तार्किकता को भी महत्व दिया है, विश्लेषणात्मक शैली का प्रस्तुतिकरण कर रखा है, यानी कि तर्क के माध्यम से और साथ ही विश्लेषण करके इस प्रकार की शैली का इन्होंने इस आलोचना के अंतर्गत अपनी आलोचनाओं के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण किया है। तो ये इनकी विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण होएगी ये बात, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपका साहित्य को जीवन से जोड़ने की दृष्टि इन्होंने रखी है, साहित्य को जीवन से जोड़ा गया है, मतलब व्यावहारिक जीवन के साथ इसको जोड़कर जो है साहित्य की रचना की गई है, ठीक है? तो इनकी आलोचना जो है वो आलोचनाओं के अंतर्गत साहित्य को जीवन से जोड़कर उस दृष्टिकोण से आलोचना प्रस्तुत की गई है। तो ये भी इनकी जो है मेन विशेषताओं के अंतर्गत आती है।
फाइनली इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को लेकर नंद दुलारे वाजपेयी ने अपना मत प्रस्तुत किया है। तो ये साहित्य संबंधी इनका जो मत है, जो इनकी सोच है, वो क्या है दोस्तों? देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। साहित्य मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन सत्य की खोज है। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि साहित्य को केवल मनोरंजन के तौर पर नहीं लेना है, यानी कि केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है साहित्य। हालांकि मनोरंजन के तौर पर लिया जा सकता है, समय यापन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप विचारों को प्रस्तुतिकरण के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जीवन में जो सत्य है, वास्तविकता है, उस वास्तविकता की खोज करने में, उस वास्तविकता को समझने में इस साहित्य का यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का मत है कि जो साहित्य की रचना की जाती है, वो इस दृष्टिकोण से नहीं की जाती कि केवल मनोरंजन का साधन बने, बल्कि साहित्य किस लिए, किस तौर पे प्रस्तुत किया जाता है? साहित्य को जीवन सत्य की खोज के तौर पे जाना जाता है। यानी कि जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या अच्छाइयाँ रहती हैं, क्या बुराइयाँ रहती हैं, किस तरीके से जीवन संघर्षमय होता है और कैसे जीवन में मतलब संघर्ष को कम करके जो है खुशियाँ लाई जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें साहित्य के अंतर्गत कूट-कूट के भरी रहती हैं। अब एक साहित्यकार जिस प्रकार से इनको प्रस्तुतिकरण करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि जो सुनने वाला या जो पढ़ने वाला होता है, वो उसका रिलेट कर पाता है, ठीक है? तो ये जीवन सत्य की खोज होती है साहित्य। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक बहुत बड़ा शब्दावली यहाँ पर कही है कि साहित्य मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन सत्य की खोज है। तो ये किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है? तो ये था नंद दुलारे वाजपेयी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनके साहित्यिक आलोचनात्मक विशेषताएं। अब बात करते हैं इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है कवि, उपन्यासकार, आलोचक या नाटककार। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है हिंदी में किस रूप में प्रसिद्ध हैं दोस्तों? बहुत आसान सा ये प्रश्न हो गया क्योंकि आप लोगों ने पूरे क्लास पढ़ ली है। तो इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि ये एक आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी आलोचनाएं हिंदी में दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना कि कौन से आलोचक ऐसे हैं जिनका साहित्य के अंतर्गत जो है दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, वो है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी किस काल के साहित्यकार माने जाते हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी किस काल के हैं? ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो नंद दुलारे वाजपेयी दोस्तों आधुनिक काल के साहित्यकार के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक जो रचना है दोस्तों किसकी है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह। तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक जो रचना है दोस्तों वह है नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना का मुख्य आधार क्या है? जैसा हम बार बार कह चुके हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की जो आलोचना है उसका मुख्य आधार क्या है? रस सिद्धांत भी नहीं है, इतिहास भी नहीं है, अलंकार भी नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत, आलोचना के अंतर्गत जीवन और दर्शन को महत्व दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाजपेयी जी की आलोचना शैली कैसी मानी जाती है? तो जो वाजपेयी जी हैं उनके आलोचना शैली किस प्रकार की मानी जाती है? ऑप्शन है भावुक, कथात्मक, विचार प्रधान या कल्पना प्रधान। तो दोस्तों हमने आपको बात बताई थी कि एक तो ये अच्छे खासे दार्शनिक हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया है, और दूसरा इनके जो आलोचनाएं हैं उसमें किसको महत्व दिया गया है? विचारों को महत्व दिया है, यानी कि इन्होंने अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं, खाली आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं दिया है बल्कि अपने अच्छे विचारों का इसमें प्रस्तुतिकरण भी किया है। तो विचार प्रधान इनकी रचनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना में किसका समन्वय मिलता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की जो आलोचना है दोस्तों, इसमें किसका समन्वय मिलता है? रस और अलंकार, भारतीय व पाश्चात्य दृष्टि, या केवल भारतीय या केवल पाश्चात्य? तो नंद दुलारे वाजपेयी की जो आलोचना है दोस्तों, इसमें जो समन्वय मिलता है वो मिलता है भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि की इसमें समन्वय देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य और जीवन किस विधा की रचना है? तो साहित्य और जीवन किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है काव्य, उपन्यास, आलोचना, निबंध या नाटक। तो दोस्तों साहित्य और जीवन ये दोनों एक साथ उसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो ये एक तो आलोचनात्मक भी इसमें है और दूसरा ये निबंध है। क्या है? निबंध है। साहित्य और जीवन क्या है? ये विधा है, निबंध के तौर पे है, लेकिन आलोचनात्मक निबंध है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी साहित्य को किससे जोड़कर देखते हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने साहित्य को किससे जोड़कर देखा है, ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। केवल सौंदर्य से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मनोरंजन, तो ये कहते हैं कि केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये क्या है, जीवन और समाज को जोड़ने वाला है। यानी कि समाज को उसके जीवन या जीवन को जीवन जीने की कला और इन चीज़ों को जो है समाज में किस तरीके से प्रसारित किया जाए, इस चीज़ को लेकर इन्होंने जीवन और समाज को देखते हुए इन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत बात रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलने वाली हैं और प्रिपरेशन आपकी अच्छी खासी हो जाएगी प्रवक्ता के लिए। तो इसलिए जो है आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना में कौन सा तत्व प्रमुख है? अब जो इनकी आलोचनाएं हैं दोस्तों, इसमें कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? जैसे भावुकता, अलंकार, दार्शनिक चिंतन या कथा रस। तो नंद दुलारे वाजपेयी की जो आलोचना है उसके मुख्य तत्व जो प्रमुख तौर पे है वो है दार्शनिक चिंतन। ठीक है, तो एक फिलोसोफर के तौर पे जो जो इन्होंने दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और चिंतन के माध्यम से, तो वो सबसे इनका मुख्य तत्व के तौर पे इनका जाना जाता है, इनकी इनके आलोचना के अंतर्गत। ठीक है, तो इसीलिए प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर ये हिंदी साहित्य के आलोचक के तौर पर प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का जो मुख्य योगदान रहा है दोस्तों, वो एक आलोचक के तौर पर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो साहित्य का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है इनके अकॉर्डिंग? केवल मनोरंजन नहीं, सौंदर्य प्रदर्शन नहीं, जीवन सत्य की अभिव्यक्ति। बिल्कुल सही आंसर है, जीवन सत्य की अभिव्यक्ति को महत्व दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना किस प्रकार की मानी जाती है? तो इनकी जो आलोचना है वो मानी जाती है दार्शनिक और बौद्धिक। ठीक है, दार्शनिक और बौद्धिक इनकी आलोचना है। तो क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से भी रिपीट हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने समझना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसलिए रिवीजन, अगर आपका क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तो आपको उसमें भी नहीं पीछे नहीं हटना है, बार बार उसको सुनना है, बार बार उसको समझना है, जिससे आपको एग्जाम में आपको सीधे आपके जो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में वो बात घर कर जाए और डायरेक्ट आपका आंसर सही निकले। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। रिवीजन मस्ट है दोस्तों, लगातार क्लास को वॉच करते रहिएगा और नोट्स आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी प्रकार के नोट्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको बार 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 रिपीट करने के लिए आप वीडियोज़ को देखते रहिए, आपको रिवीजन हो जाएगा और माइंड में बात पहुंच जाएगी। तो इसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर दार्शनिक और बौद्धिक दृष्टिकोण को इन्होंने प्रस्तुत किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक साहित्य नामक कृति किसकी है? अब आधुनिक साहित्य नामक जो कृति है वो किसकी है? वो है आचार्य, ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह। तो दोस्तों जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको ये चारों नाम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आपने स्टडी अच्छी की होगी तो आप सीधे सीधे जाएंगे नंद दुलारे वाजपेयी पे और आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे एक अंक जो है जुड़ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी साहित्य को किससे जोड़कर देखते हैं? अब देखो, बहुत आसान सा प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी साहित्य को किससे जोड़कर देखते हैं? केवल कला से तो नहीं, है ना? जैसे आपने पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था, केवल मनोरंजन दिया था। तो यहाँ पे केवल कला से भी नहीं, केवल भाषा से भी नहीं, केवल परंपरा से नहीं, यानी कि मतलब साहित्य एक परंपरागत तौर पर हमने स्टडी करनी है, साहित्य का हमने रचनात्मक करने हैं, ऐसा नहीं है। साहित्य को किससे जोड़ा है? कोई परंपराओं को आदान प्रदान के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन और समाज को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो समाज और जीवन से संबंधित है नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बच्चों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाजपेयी जी की आलोचना में किसका समन्वय दिखाई देता है? तो वाजपेयी जी के जो नंद दुलारे वाजपेयी की जो आलोचना है, उसमें किस चीज़ का समन्वय देखा जाता है? तो रस और अलंकार बिल्कुल गलत, इतिहास और भाषा बिल्कुल गलत, कविता और कथा बिल्कुल गलत। इसमें भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि का जो है समन्वय देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना शैली कैसी है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इनकी जो आलोचना शैली है वो किस प्रकार की है भाई? तो भावुक करने वाली तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। कथात्मक, भाई एक केवल कथा के तौर पे तो इन्होंने प्रस्तुतिकरण नहीं किया अपने आलोचनाओं के अंतर्गत। ठीक है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, विचार प्रधान, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही बन रहा है, क्योंकि इन्होंने विचारों का भी प्रस्तुतिकरण किया है, अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं और उसके आधार पर साहित्य की रचना की है। ऐसा नहीं कि पुराने साहित्यों को जो है आलोचना कर दी और उस पर सीधे सीधे उसको ऐसे प्रस्तुत कर दिया, नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया, अपने विचारों की प्रधानता को में महत्व दिया है और सामाजिक दृष्टिकोण को भी रखा है, दार्शनिक दृष्टिकोण को भी रखा है और उस आधार पर जो है साहित्य की रचना की है। तो इनकी आलोचनात्मक जो शैली है वो विचार प्रधान रही है दोस्तों। ठीक है, कल्पना प्रधानता को इन्होंने महत्व नहीं दिया है, केवल कल्पनाशील नहीं थे बल्कि विचारक भी थे। ठीक है, तो ये खाली सोचते नहीं थे बल्कि अपने विचार भी प्रस्तुत करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन किस विधा की रचना है? तो साहित्य और जीवन जो विधा है वो किस विधा की रचना है दोस्तों? काव्य, नाटक, आलोचना, निबंध या उपन्यास? तो साहित्य और जीवन जो है एक विधा है, ये आलोचना और निबंध दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो नंद दुलारे वाजपेयी का जो जन्म स्थान है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी का संबंध किस पेशे से रहा है? यानी कि किस पेशे में थे, क्या कार्य करते थे? तो नंद दुलारे वाजपेयी प्रशासनिक सेवा में नहीं थे, पत्रकारिता भी इनका कार्य नहीं था और राजनीतिक भी इन्होंने नहीं की। ये एक थे शिक्षक, यानी कि अध्यापक के तौर पर कार्य करते हुए इन्होंने अपने हिंदी साहित्य को महत्व दिया और हिंदी साहित्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी, जो एक दार्शनिक दृष्टिकोण और विचार प्रधान साहित्य की इन्होंने रचना की, जिसके लिए जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत अमर हो गए। तो नंद दुलारे वाजपेयी का जो संबंध है वो एक शिक्षक के तौर पर रहा है। तो शिक्षण कार्य ही सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। उसके अलावा अन्य कार्य भी हैं, ऐसा नहीं है कि अन्य कार्यों में हम कम वो आके, लेकिन आप सभी एक अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक शिक्षक बनकर भी इस तरीके से जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने आप को हिंदी साहित्य में जो है अमर कर दिया। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी मुख्यतः किस रूप में जीवन भर सक्रिय रहे? तो नंद दुलारे वाजपेयी किस रूप में सक्रिय रहे? समाज सेवी रहे, बट उनको ज़्यादा समाज सेवा को ज़्यादा महत्व नहीं मिला। शिक्षक और चिंतक, तो दोस्तों ये रहे हैं शिक्षक और चिंतक, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने शिक्षण कार्य किया है, साथ में एक अध्यापक के तौर पर कार्य करते हुए ये एक साहित्यिक चिंतक के तौर पर रहे हैं और इन्होंने साहित्य की रचना जो है चिंतन के आधार पर की है। संपादक नहीं रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं रहे हैं, तो एक शिक्षक और चिंतक के तौर पर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी का जीवन किस उद्देश्य के लिए समर्पित माना जाता है?
तो नंद दुलारे वाजपेयी का जो जीवन का उद्देश्य है दोस्तों, वो धन अर्जन बिल्कुल नहीं था, राजनीति भी नहीं थी और प्रशासन भी नहीं था। तो अगर एक शिक्षक के तौर पे, क्योंकि इनकी शिक्षा इनका माध्यम था और बौद्धिक साधना इन्होंने की थी, तो धन अर्जन इस मार्ग में बहुत कम होता है। इस मार्ग में क्या होता है, उद्देश्य होता है सामाजिक कार्य करना, सामाजिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना और एक समाज में अपनी एक अच्छी छवि बनाना। इस कार्य हेतु हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है। और आप भी सभी लोग जब शिक्षक बन जाएंगे तो आपका भी उद्देश्य ये होना चाहिए, केवल धन अर्जन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना और एक मॉरल वैल्यूज़ प्रस्तुत करना। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनके लिए आप जो है एक आइडियल बने। तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत होना चाहिए। तो नंद दुलारे वाजपेयी भी शिक्षा कार्य के साथ समर्पित थे और इन्होंने बौद्धिक साधना की, यानी कि अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और समाज में एक बेहतरीन छवि छोड़कर गए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी का व्यक्तित्व कैसा माना जाता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का जो व्यक्तित्व है दोस्तों, वो रहा है आक्रामक तो बिल्कुल भी नहीं, अत्यंत भावुक भी नहीं थे और हास्य प्रधान भी नहीं रहा है। इनके व्यक्तित्व जो है, इनके साहित्य आलोचना के अंतर्गत पता चलता है कि ये गंभीर विचारक थे और विचारशील रहे थे। यानी कि गंभीर इनका जो व्यक्तित्व था गंभीर था और विचारशील रहे हैं, हमेशा सोचते रहते थे और कुछ न कुछ नया करने की इच्छा इनके अंतर्गत होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को, मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करके आप हमारी मदद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो अभ्यर्थी लगातार हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, वो हमारे बहुत सामान्य सी मेंबरशिप रखी गई है, एक 199 की। तो उसको ज्वाइन करके आप जो है हमारी क्लासेस लगातार ले सकते हैं। तो 199 की मेंबरशिप में आपको सारी प्रकार की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी और इसके लिए आप जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपके सभी प्रकार की क्वेरीज का सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी का अधिकांश जीवन किस कार्य में जुड़ा रहा? तो इनका कार्य जो है अध्यापन और लेखन में सबसे अधिक जुड़ा रहा था, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी को किस प्रकार विद्वान माना जाता है? तो किस प्रकार के विद्वान इनको माना जाता है दोस्तों? केवल साहित्यिक भी नहीं, हालांकि साहित्य में इनका अच्छा खासा योगदान रहा है, लेकिन केवल साहित्यिक नहीं कहलाएगा। तो एग्जाम में आप देख लीजिए, कभी कभी कोई प्रश्न में इस प्रकार से भी आता है। अगर साहित्यिक आता तो हम इसको जरूर इसको टिक करते, बट केवल साहित्यिक कह रखा है तो ऐसा तो नहीं था। केवल दार्शनिक भी ये नहीं थे, बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि ये क्या थे, किस प्रकार के थे, ये बहुआयामी थे। इन्होंने जो अपने शिक्षण कार्य भी किया, विचारक भी थे, दार्शनिक भी थे, साहित्य में अपना योगदान दिया था, दृष्टिकोण भी इनका चिंतनशील था, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो सभी प्रकार के गुण इनके अंदर थे, तो हम इनको कहेंगे बहुआयामी बौद्धिक विद्वान। ठीक है, बहुआयामी बौद्धिक विद्वान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो आपके लिए है, और आपने नंद दुलारे वाजपेयी जी के जीवन परिचय और उनके साहित्य को लेकर जो बातें सुनी पढ़ी, उसके आधार पर ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होगा और इसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में देके अपनी जो है उपस्थिति हमें प्रस्तुत करनी है कि आप हमारी क्लास को लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, नंद दुलारे वाजपेयी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? तो आपने इतना सबको स्टडी कर लिया है तो बहुत आसान ये प्रश्न है। नंद दुलारे वाजपेयी की जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? ऑप्शन है प्रसिद्धि की चाह, तो एक ऑप्शन तो ये मिला है आपको। दूसरा है सरल जीवन और गहन अध्ययन। तीसरा है राजनीतिक सक्रियता और चौथा है विवाद प्रियता। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे क्लासेस को लगातार अटेंड करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लगातार क्लास के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जो अभ्यर्थी हमारे मेंबरशिप अभी नहीं ले पाए हैं वो अभ्यर्थी ज़रूर हमारी मेंबरशिप ले लें, क्योंकि आपकी तैयारी में हमारी मेंबरशिप वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए आप ज़रूर हमारी मेंबरशिप ले लें।
और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।